मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, इसका मतलब मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने खराब काम किया, ये बात वो खुद मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए 10 रैलियां होनी थी, 4 रैली के बाद गए ही नहीं। हताशा चेहरे से दिख रही थी। बीजेपी वही पार्टी है जिसने किसानों के ऊपर बेतहाशा अब तक के इतिहास में सबसे क्रूरतम अन्याय किया, दमन किया। ये सारा मुझे लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जाएगा। तो ये सर्वे जो पैसा लेकर बीजेपी करते हैं, अयोध्या हार रही है बीजेपी, कोई सर्वे नहीं बताया था ये। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले 2 स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं करा पाए। ये आरएसएस चाहता है कि हिंदू बनाम मुसलमान पर ही बात होती है। हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाले हिंदू गांव तो नहीं बना पाए आज तक। उधर आरएसएस कह रहा है कि संजय जोशी को प्रेसिडेंट बनाओ। अगर ये हरियाणा हारते हैं, महाराष्ट्र और बुरी तरह हारेंगे, वो झारखंड भी हारेंगे, दिल्ली भी हारेंगे, बिहार भी हारेंगे। और अगर ये इतना हारते हैं तो फिर जीतेंगे कहाँ। और इस चुनाव को इसलिए भी याद किया जाएगा कि वो जलेबी पर अटक गए फिर से। लक्ष्मण जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में कई मुद्दे रहे, अग्निवीर योजना रही, किसानों का मुद्दा रहा, पहलवान जवान सब मुद्दा रहे, और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा। इसका मतलब मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने खराब काम किया, ये बात वो खुद मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए एक खबर ये बता रही थी कि 10 रैलियां होनी थी, 4 रैली के बाद गए ही नहीं। आखिरी दिन कहीं नजर ही नहीं आए। हताशा चेहरे से दिख रही थी, जनता नाराज थी। उस हरियाणा प्रदेश में किसान, नौजवान और पहलवान का मुद्दा बहुत मजबूती से जनता तक है। वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी वही पार्टी है जिसने किसानों के ऊपर बेतहाशा अब तक के इतिहास में सबसे क्रूरतम अन्याय किया, दमन किया। पहलवानों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उनके साथ न्याय नहीं किया। नौजवानों के साथ केवल झूठ और विभाजनकारी एजेंडा मिला है। ये सारा मुझे लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जाएगा। जी सर, एक सर्वे तो ये है कि जिसमें कांग्रेस को साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वो जो है बहुमत के नज़दीक है, लेकिन कुछ में ये भी आ रहा है कि 35 सीटों के आसपास जो है भाजपा भी पहुंच जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ऑपरेशन लोटस भी हो सकता है? देखिए, बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि वो किसी भी तरह से लूट, झूठ, फूट कोई भी चीज़ मिले जिससे वो सरकार बना ले, तो बीजेपी तो वो करेगी। मेरा मानना है कि हरियाणा की सरकार जब भी देगी स्पष्ट बहुमत देगी और बीजेपी के खिलाफ देगी, मेरा ऐसा मानना है। वरना बीजेपी तो इलेक्टोरल बॉन्ड से, नोटबंदी से जो अर्जित किया है उन्होंने, वो सब इसी तरह सरकार बनाने में खर्च कर रही है और पूरे देश में कई बार इसका प्रयोग कर चुकी है। तो बीजेपी है, वो अपना काम करेगी। बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है और विपक्षी गठबंधन है, उन लोगों को बहुत चतुराई के साथ, बहुत सजगता के साथ, जनता के नब्ज के साथ खड़ा होना होगा। और इस चुनाव को इसलिए भी याद किया जाएगा कि वो जलेबी पर अटक गए फिर से। वो ऐसे कोई बात नहीं थी जिसका जवाब, चूंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार डबल इंजन की, तो जवाब उन्हें देना था, जवाब नहीं दे पाए। विपक्ष अपने एजेंडे पर खड़ा रहा। वो अग्निवीर की बात करता रहा, पहलवानों के साथ न्याय की बात करता रहा। वो मुद्दे जब भी जनता के मुद्दे बनेंगे तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता पक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से वो हारे हुए नजर आ रहे थे, उनका मनोबल टूटा हुआ है। ये मुझे हरियाणा में दिख रहा है। क्या लक्ष्मण जी, ऐसा भी हो सकता है कि मामला निर्दलियों के पास चला जाए? क्योंकि जब से 400 का दावा फुस हुआ सर्वे में, तो कई लोग अब फूक कर जो है कदम रख रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 8 तारीख को कुछ इधर उधर नतीजा हो जाए? देखिए, अब भविष्यवाणी करना अब 2 ही लोगों के हाथ में है। या तो ये सर्वे जो पैसा लेकर बीजेपी करते हैं, या कुछ पर्ची बनाने वाले बाबा। भविष्यवाणी वही लोग कर पा रहे हैं आजकल। हमारा मानना यह है कि हम अंतिम परिणाम के दिन देखेंगे कि क्या हो रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं। किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए, राहुल गांधी का साथ 43 सीटें जीत जाएगा। अयोध्या हार रही है बीजेपी, कोई सर्वे नहीं बताया था ये। इस तरह की चीज़ें मुझे लग रहा है सर्वे की यकीन कुछ खो रही हैं। जनता मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, और जनता के मन, मिजाज और रवैये को देखकर लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। अब इसके बाद परिणाम क्या आता है उस दिन बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। सर, अगर ये हम पूछें कि अगर अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी चुनाव हुए हैं, अगर यहाँ जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और आने, तो इसका क्या मैसेज जाएगा देश में? क्या मैसेज साफ है, दिल्ली की कुर्सी उनकी डगमगाएगी। जो अकेले 400 पार होने की बात कह रहे थे, वो घमंड उनका चकनाचूर देश की जनता ने किया है। हरियाणा के साथ
महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी नहीं करा पाए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले 2 स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं करा पाए। इसका मतलब है कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो कमज़ोर हुए हैं, वो हाशिए पर जा रहे हैं। 75 साल का नियम अपने ऊपर नहीं लगा रहे हैं। उधर आरएसएस कह रहा है कि संजय जोशी को प्रेसिडेंट बनाओ। जनता नाराज है इनसे। अगर ये हरियाणा हारते हैं, महाराष्ट्र और बुरी तरह हारेंगे, वो झारखंड भी हारेंगे, दिल्ली भी हारेंगे, बिहार भी हारेंगे। और अगर ये इतना हारते हैं तो फिर जीतेंगे कहाँ? मुझे लग रहा है कि दिल्ली की कुर्सी मुश्किल में है और जनता ने मन बनाया है। खासकर बेरोजगारी से त्रस्त है जनता, महंगाई से त्रस्त है, इनके झूठ के वादों से बेहाल हो चुकी है। अब इनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है। इतना मौका आपको जनता ने दिया, आप हर जगह फेल हुए हैं, इसकी सजा इन्हें मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि जनता वोट के माध्यम से इनको कड़ी सजा देगी। हरियाणा चुनाव में आप क्या आंकड़ा देना मेरा चाहेंगे? मानना यह है कि बीजेपी को स्पष्ट रूप से सत्ता से बाहर करने के लिए जनमत मिलेगा। और बाकी मन बनाया होगा जनता ने, ये जो बीजेपी को हरा रहा है एक मुश्त होकर के उसको वोट दिया जाए, तो अंतिम परिणाम ये दिखेगा। खुली लड़ाई है संविधान विरोधी संविधान बचाने वालों में। संविधान बचेगा हरियाणा में, ये मुझे यकीन मेरा ये कहता है। स्पष्ट बहुमत की सरकार विपक्षी इंडिया अलायंस की बनेगी। बीजेपी बुरी तरह चुनाव हारेगी, ऐसा मेरा आकलन है। अगर मैं गलत हो जाऊं तो फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या रही। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव होगा कि अगर हम मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे तो हमारे हिंदू वोट कंसोलिडेट नहीं होंगे। शायद पॉलिटिकल पार्टियां इस नैरेटिव में जाने से बचती होंगी। मुझे लग रहा है कि बोलना पड़ेगा। इस लिहाज से बोलें कि संविधान जो हक और अधिकार देता है, संविधान को आगे रखें। अगर उस अधिकार पर हमला किसी मुसलमान पर, दलित पर, पिछड़े पर, आदिवासी पर, महिला पर, गरीब पर, किसान पर हो रहा है, तो संविधान आगे लेकर के आपको उनकी आइडेंटिटी पर बात करनी चाहिए। और ये बात बचाना चाहिए कि बस एक फ़र्क ये होता है कि आरएसएस चाहता है कि हिंदू बनाम मुसलमान पर ही बात होती है, हिंदू बनाम मुसलमान पर। हम ये कहते हैं कि जो गरीब है, कमज़ोर है, अब पेट्रोल अगर 100 रुपया लीटर मिल रहा है तो गरीब मुसलमान को भी मजबूरी में वही लेना पड़ रहा है, हिंदू को भी लेना पड़ रहा है। शिक्षा बिक रही है, प्रोफेसर नहीं है, शिक्षा महंगी हो रही है, तो उसका नुकसान हिंदू मुस्लिम गरीब सबको है, एक जैसा है। तो मुझे लग रहा है पॉलिटिकल पार्टियों को ये बात समझनी होगी कि अन्याय कहीं भी हो, किसी के साथ हो, उसके साथ खड़ा होना मुझे लग रहा है कि संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया के लिए सबसे बुनियादी शर्त है। और हम अपने साथ के आखिर में केवल ये बात कहूँ कि राष्ट्र बनता कैसे, भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों से ही राष्ट्र नहीं बनता, वहाँ के लोगों से बनता है। और अगर वहाँ के लोग अपनी पहचान के नाम पर शिकार किए जाएंगे तो उस राष्ट्र का साझा सुख और साझा दुख से हम एक नागरिक होते हैं। वरना हम कौन से भारत में हैं? हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाले हिंदू गांव तो नहीं बना पाए आज तक। हमारे जैसे लोग जो सामाजिक काम करते हैं उनका भी ये तकाजा होना चाहिए, और यही मनुष्य होने की फितरत है। शुक्रिया सर। एक सवाल है सर, समाजवादियों के मंच पर आप ज्यादा जा रहे हैं, क्या फ्यूचर में क्या जाएंगे समाजवादी पार्टी में? अब बाबा होता तो पर्ची बना के इसका जवाब दे देता। सर, एक सवाल कुछ चीजें वक्त के गर्त में होती हैं जिनसे हमारा विचार मेल खाएगा। न्यूनतम सहमति पर जो हमें याद करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता। वरना अगर प्योर खोजेंगे तो कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ कोई प्योर बचेगा। फिर वो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और फिर नारा लगाएंगे कि 100 में 90 हम हैं। इसलिए न्यूनतम सहमति का वक्त है, जहाँ विचार मेल खाएगा उसका साथ खड़ा होगा। समाजवादियों से विचार खाएगा मेल। अब इसके लिए अलग से एक क्लास पूरी लेनी होगी। मेरा YouTube चैनल देखिए। सब्सक्राइब करिए। सर, एक सवाल है, जैसे एससी समाज आता है हिंदुओं में, लेकिन मुसलमानों में जो एससी से भी ज़्यादा गरीब तबके में हैं, लेकिन उनमें जनरल और ओबीसी कैटेगरी है। जब जिसकी जितनी जनसंख्या है उतना हक मिलेगा, तो मुसलमानों को एससी कहाँ से दिलाया जाएगा, वो हक कहाँ से मिलेगा? ये एक अलग सवाल है जिस पर बैठ के बात हो। शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोग बैठ कर इस पर बात करेंगे तो उसका रास्ता निकालेंगे। तो हमारे साथ अभी लक्ष्मण यादव थे, और जिस तरह से इन्होंने बात की कि किस प्रकार से जो हरियाणा में मुद्दे हैं, इससे साफ साफ लगता है कि हरियाणा में जो है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।